नमस्कार दोस्तों, आज हम इकोनॉमिक एंड बिजनेस पर जो दिन की सारी महत्वपूर्ण बातें हैं हम उन पर बात करेंगे। मैं आपको समराइज करता चलूँ इस पे हम क्या बातें करने वाले हैं। हम होलसेल प्राइस इंडेक्स पर बात करेंगे। कोविड से रिलेटेड अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो फोर्थ वेव के तौर पे इसको देखा जा रहा है, हम उस पर बात करेंगे थोड़ा। इसको बाद हम सेबी पे बात करेंगे। इसके बाद हम क्रिप्टो करेंसीज पे, जिस तरीके से सरकार का कहना है इनके पास कोई सरकारी डेटा नहीं है, इनके पास को लेकर के स्थिति क्या है, हम उस पर थोड़ी बात करेंगे। और 2000 के नोट को लेकर जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस हैं, जो अनुराग ठाकुर, उनका इस पे क्या व्यक्तित्व आया है। इसके साथ साथ हम सीटीएस पर बात करेंगे, ईपीएफओ पर बात करेंगे, इंपॉर्टेंट होगी ये। इसके बाद हम देखेंगे कि जीएसटी का जो शॉर्टफॉल है वो किस तरीके का रहा है, और जो फ्यूल को लेकर के जीएसटी में सरकार का फिलहाल कोई इरादा नहीं है उसको करने का, हम इन सब पे डिटेल से बात करेंगे। इसके बाद सरकार ने बिल पेश कर दिया है, टेबल हो गया है पार्लियामेंट के अंदर, वित्त मंत्री ने इसे किया है। एफडीआई का जो 74% को लेकर इसकी चर्चा हुई थी पहले। इसके बाद जो बैंक स्ट्राइक्स को लेके हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण घटना है, ये बैंक स्ट्राइक्स को लेके इसमें सरकार की नीति क्या है, क्या होने वाला है, किस तरीके से बैंकों की संख्या 27 से 12 हो गई। मैंने बैंक प्राइवेटाइजेशन में पूरे 2 डिटेल के लेक्चर्स बनाए थे, जो 4 बैंक इस साल होने हैं, और जो 2 की जो बात की गई थी बजट में भी, वो सारी तमाम बातें हमने उसमें की हैं। हम इसमें भी थोड़ी सी बात करेंगे। इसके बाद जो महत्वपूर्ण बात निकल करके आती है कि डाइवेस्टमेंट को लेकर, डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर, विनिवेश को लेकर, जो उसमें जॉब लॉसेस का जो बात है उसको लेकर के सरकार का क्या रुख है, सरकार की तैयारी क्या है, सरकार का आश्वासन क्या है, रादर हम इस पर बात करेंगे। फिर हम ये देखेंगे जो ट्रेड डेफिसिट की जो फिक्र है उसके हम थोड़ी सी बात करेंगे। फिर सऊदी अरेबिया का जो ऑयल सप्लायर का जो है रोल है वो कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, हम उस पर बात करेंगे। और पॉल क्रुगमैन, यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ, हम पॉल क्रुगमैन की बात करेंगे यहाँ पर, जो इंडियन इकोनॉमी पर उनका एक तरीके का नोट है, एक तरीके का उनका व्यक्तित्व है, एक तरीके का उनका व्यक्तित्व आया है, उसको लेकर के क्रुगमैन का क्या कहना है। इनसाइट्स हैं, जो नोबेल प्राइज विनिंग इकोनॉमिस्ट हैं, जोग्राफिकल ट्रेड में, जो जोग्राफिकल जो ट्रेड का जो होता है उस पर इनकी बहुत महारत हासिल है, तो क्रुगमैन बहुत रेप्यूटेड नाम है, तो उस पर इन्होंने क्या कहा है उस पर थोड़ा डिटेल जाएंगे। इसके बाद हम चाइना पे बात करेंगे, फिर बैंक ऑफ बड़ौदा और रेपो रेट को लेकर जो स्थिति है, हम इन तमाम बातों को इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम इसमें करने वाले हैं। चलिए हम इसको शुरू करते हैं। तो इसके बाद जिस तरीके से कोविड को लेकर के जो बात हो रही है, प्रधानमंत्री मोदी जो है, इनको सीएम के साथ जो मीटिंग करनी है, जाहिर सी बात है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा होगी। तो चीफ मिनिस्टर्स जो राज्यों के हैं उनके साथ एक कोविड-19 की सिचुएशन है, और जो ऑन गोइंग जो वैक्सीनेशन जो ड्राइव है, जिसमें सेंटर को, जिसकी पूरी दुनिया में सराहना हो रही है। मैंने पिछले लेक्चर में, क्वाड वाले लेक्चर में मैंने कहा था, जो वैक्सीन डिप्लोमेसी है उसकी सराहना पूरे विश्व में हो रही है। और जिस तरीके से जो एक तरीके से एक इनक्यूलेशन एक्सरसाइज के तौर पर इसको रैंप अप करने की बात की जा रही है, जिस तरीके से जो इसमें जो एक इमीडिएट कंसर्न जो ये है कि इंडिया ने 26,291 का जो केसेस थे ये सोमवार को ही आ गए थे, तो ये हाईएस्ट था। इसमें खास बात यह है कि 85 दिनों के अंदर 26,291 केस आ जाना, इसके मद्देनजर इस बैकड्रॉप में भी ये मीटिंग जो होगी बहुत अहम हो जाती है प्रधानमंत्री मोदी की राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स के साथ। इसके बाद जो अगली जो इंपॉर्टेंट खबर है वो ये है कि डब्ल्यूपीआई का जो इन्फ्लेशन है ये 27 मंथ के हाई पे चला गया है, यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स ये क्या होता है, सीपीआई क्या होता है, इस पे मैंने शुरुआती लेक्चर्स में वीडियोस बनाए हैं, इनको कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो हम यहाँ पर इस पे बात करेंगे कि 27 महीनों के हाई पे ये चला गया है होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो ये जो है एक तरीके का जो डब्ल्यूपीआई बेस्ड जो इन्फ्लेशन जो है ये आपका 27 मंथ में है, हाई फरवरी में हो गया था। तो ब्रॉड बेस्ड अगर आप इसको देखें तो ये किस जो इसका जो आधार बना जिसकी वजह से ये तेज गया, इसमें जो प्राइसेस ऑफ फ्यूल्स थे, जिस तरीके एक्साइज ड्यूटी को लेकर बढ़ोतरी हुई है, जिस तरीके से मैंने उस पर वीडियो बनाया था किस तरीके से फ्यूल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, उससे डीजल का जो इफेक्ट था, और जो एक तरीके से 45% जो है आपका वो डीजल ड्रिवन इकोनॉमी है, तो उसमें फूड आइटम्स की बात है, फिर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, इन सब में एक तेजी देखी गई, जिसकी वजह से डब्ल्यूपीआई का जो इन्फ्लेशन है वो 27 महीनों के हाई पे चला गया है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। तो इसके बाद जो है कि जो डीजल जो है, जो इनडायरेक्टली जो इम्पैक्ट करता है आपका अदर आइटम्स का, जिस तरीके से डीजल ड्रिवन इकोनॉमी, बार बार कह रहा हूँ, अगर डीजल में अगर आग लगती है तो उसमें जब तेजी आती है उसके प्राइसेस में, तो सभी चीज़ों का इसका स्पाइरल इफेक्ट, रिpercussion आना तय है। इसके बाद जो बात महत्वपूर्ण आती है वो ये आती है कि इसमें जो है कि थोड़ा सा डिफ्लेशन भी इसमें देखा गया, फॉरेन प्राइसेस को देखा गया था, लेकिन जो है कि जिस तरीके से जो फरवरी का जो डब्ल्यूपीआई का इन्फ्लेशन है, ये आपका जो आंकड़ों की अगर हम बात करें तो ये 4.17% जो है फरवरी में हो गया था। अगर इसको आप कंपेयर करें, ये 2.03 जो था वो आपका जनवरी के अंदर था, यानी कि जनवरी में आपका 2.03 था, फरवरी में आपका 4.17 था। और इसके बाद ये जो डेटा है ये आपका कहाँ से रिलीज होता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का
टीटी की तरफ से हम ये हवाला दे रहे हैं आपको। इसके बाद जो है जो अगर 3 मंथ का हाई लें, रिटेल प्राइस इन्फ्लेशन का रेट लें, तो ये इफेक्टिवली एक तरीके से इसने एक तरीके से सारी होप्स को एक तरीके से रिड्यूस किया है या उसको हर्ट करेगा ये आगे की जो रेट रिडक्शन नियर फ्यूचर में होने वाली है। और ये इकोनॉमिक ग्रोथ को जो है रिवाइवल की जो उम्मीद की जा रही थी कोविड के बाद की, उसको ये डेफिनेटली हर्ट करने वाला है। और फिर जो गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट आई है, पहले उन्होंने $75 कहा था क्रूड ऑयल जाने वाला है, फिर 80 की बात है। अभी इलेक्शन से तो शायद इस वजह से ये रुका हुआ है, लेकिन उसके बाद जो इसमें तेजी आएगी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो क्रूड को लेकर के, उससे स्थिति जो है और भयावह होने की, इसमें थोड़ी सी जो आपका इन्फ्लेशन है इसमें तेजी आएगी। तो बहरहाल जो है आंकड़े कुछ भी कहते रहे, लेकिन चीजें इस वक्त वाकई महंगी हो गई हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो सेबी जो है एक तरीके से अपना इनको आरबीआई की तरफ से जो भी इसको कहा गया है, तो सेबी को जो बेसिकली जो इसमें कहा गया है कि अपना जो एटीआई का जो बॉन्ड रूल है इसको ये वापस लेगा, इसको ये ट्वीक करेगा। यानी कि जो इसको जो है कि एक तरीके का मिडिल ग्राउंड बनाने की बात की जा रही है, ताकि जो परपेचुअल बॉन्ड्स हैं जो उनको एक तरीके से जो उसमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से ये कहा गया था, उसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इस पर एक तरीके से कहा भी है कि आप इसे वापस लीजिए। तो उसमें जो कंसर्न्स रेज किए गए थे और म्यूचुअल फंड हाउसेस के द्वारा भी इसको रेज किया गया था। तो एटीआई वन बॉन्ड इसमें मैं फीचर तैयार करूंगा, ये होता क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, कैसे इसका जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को दिक्कतें क्या हैं, तो ये सारी बातें हम एक सेपरेट लेक्चर में करेंगे। इसके बाद अगर इसी चीज को अगर हम थोड़ा सा आगे देखें, तो 100 ईयर्स में जो ये है कि करंट नॉर्म जो इसको देखा जाएगा, जो म्यूचुअल फंड है एक तरीके का जो बॉन्ड है, इसको लेकर के जो म्यूचुअल फंड हाउसेस थे उन्होंने इसमें बहुत ज्यादा एक तरीके से उसमें कोई फिक्स्ड मैच्योरिटी नहीं होती, लेकिन नए रूल के हिसाब से तो मैच्योरिटी जो है वो सभी बॉन्डों पर एक तरीके से जो ये हर 100 साल की जिन्होंने बात की थी, जो और वो तब से शुरू होनी जब डेट ऑफ इशुएंस ऑफ जो बॉन्ड होगा, और उसके बाद जो पर्पस ऑफ वैल्यूएशन होगा। और इसका जो इम्पैक्ट पड़ना था, जो इसका असर पड़ना था, वो ये पड़ना था कि जो एक तरीके से अगर ये जो इंस्ट्रूमेंट है इनको इशू किया जाएगा तो ये बैंकों के लिए बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाएंगे। तो और उसके बाद जो यील्ड होगी वो आउटस्टैंडिंग बॉन्ड्स पर जो होगी वो शूट अप कर जाएगी, यानी कि बहुत तेजी से बढ़ जाएगी। ये जो म्यूचुअल फंड हाउस का जो ये कंसर्न था, इसके मद्देनजर और फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इस पे कहा है, तो सेबी को लेकर के इस पे जाहिर सी बात है कि ये शायद ये वापस हो ही जाएगा। तो बेहतर इसमें ये कि अब इसका अल्टरनेटिव क्या है, जिसको डिस्कस किया गया था वो ये था कि जिस तरीके से जो मेच्योरिटी है, टेन्योर जो है उसको 100 सालों से थोड़ा सा कम किया जाए, उसको नैरो किया जाए इन्वेस्टमेंट सीलिंग को, ताकि जो म्यूचुअल फंड की जो स्कीम्स हैं उस पर 100 साल का रूल ना लग करके उनको ए रेटेड पेपर के तौर पर देखा जाए। तो जिसमें होगा ग्रैंडफादरिंग क्लॉज जो होगा, वैल्यूएशन ग्रैंडफादरिंग क्लॉज जो है ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो वैल्यूएशन ऑफ नॉर्म एक्सटेंडिंग डेडलाइन जो होगी, ताकि इसका स्मूदर इंप्लीमेंटेशन हो जाए। तो ये मोटी मोटी बात है, लेकिन हम इस पर एक सेपरेट फीचर डेफिनेटली करने वाले हैं। इसके बाद जो होगा कि जो गवर्नमेंट जो है इन्होंने एक तरीके से क्रिप्टो करेंसी को, ये शायद उम्मीद है कि ये प्रपोज करेंगे, 2 करेंसीज की बात कर रहे थे। आरबीआई का अपना एक रिजर्वेशन था इसको लेकर के, लेकिन सरकार मन बना चुकी है। ऐसा काफी हलकों में, जैसे कहते हैं ना बिजनेस पेपर्स में इन द नो की बात है, तो पीपल इन द नो, तो इसमें काफी हलकों में है। तो इसके बाद बहरहाल इसमें एक इंपॉर्टेंट है कि कोई ऑफिशियल डेटा इसके लिए नहीं है। तो जो सरकार है इसको प्रपोज कर रही है कि जो बैनिंग जो क्रिप्टो करेंसीज हैं और फाइनिंग किसी को भी जो इसमें ट्रेड करता है, और इवन इस तरह की डिजिटल एसेट्स को जो कोई होल्ड करता है, तो इस तरीके की जो एक तरीके से इसका जो बिल है, तो ये एक तरीके स्ट्रिक्ट पॉलिसी क्रिप्टो करेंसीज जो होंगी क्रिमिनलाइज करने की कोशिश जो इसमें पोजेशन पे थी, इशुएंस पे थी, माइनिंग पे थी, इसकी ट्रेडिंग पे थी, और ट्रांसफर इसको क्रिप्टो करने की जो बात थी, तो एक तरीके से जिसको कहते हैं कि एक तरीके का ब्लो होगा ये। तो इसमें जो होगा बिल जो होगा, ये जो ये होल्डर्स जो क्रिप्टो करेंसी को है इनको 6 मंथ मिलेंगे ताकि वो उसे लिक्विडेट कर सकें, ऐसा प्रपोजल्स की बात है। लेकिन जो फॉर्मूला है हम उस पर फिर बात करेंगे। तो उसके बाद जो होगा ये पेनल्टीज जो है उसके बाद ये लेवी की जाएंगी, ऐसा ऐसा मानना है अगेन पीपल इन द नो का। तो इसमें जो बात निकल करके आती है वो ये आती है कि चाइना की अगर हम यहाँ पे बात करें, ये खबर मैंने इसीलिए ली थी कि इसमें चाइना का जिक्र करना था। तो उसको जो कहा था कि जिसने बैन कर दिया था माइनिंग और ट्रेडिंग का, लेकिन वो कि इसका जो पोजेशन है अगर किसी के पास है तो उसको पेनलाइज नहीं करता है। तो ये एक बहुत बारीक फर्क है, ये आपको याद रखना चाहिए। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है इस पे कोई इमीडिएट रिस्पॉन्स नहीं है अभी तक, लेकिन इस पे आएगा जरूर। तो इंडियन गवर्नमेंट जो है एक बैन को एक तरीके से थ्रेटन कर रहे हैं, जो क्योंकि इसका जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो काफी ज्यादा स्वेल कर रहे हैं, काफी ज्यादा बढ़ गया है। तो करीब करीब एक आंकड़ा है, ऑफिशियल डेटा कोई है नहीं, लेकिन फिर भी एक हल्कों में माना जा रहा है कि 8 मिलियन इन्वेस्टर्स के पास करीब करीब जो है $1.4 बिलियन की क्रिप्टो करेंसी की इन्वेस्टमेंट्स हैं, ऐसा इंडस्ट्री का मानना है। लेकिन सरकारी डेटा इस पे कोई नहीं है। लेकिन चाइना की बात जो थी, चाहे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि चाइना ने बेशक बैन किया है माइनिंग और ट्रेडिंग को, लेकिन वो इसके पोजेशन को पेनलाइज नहीं करता है। तो ये इस लिहाज से एक जो क्वेश्चंस जो होते हैं ये आपको दिए जा सकता है, ये लाइन। इसके बाद जब भी इस पे कोई ऑफिशियल
ऑफिशियल वर्जन आएगा उस पर डेफिनेटली बॉडी फीचर करेंगे। इसके बाद इसमें जो है कि लोकसभा के अंदर ये कहा गया है कि जो 2000 का जो नोट है वो प्रिंट नहीं हुआ है पिछले 2 सालों से। 2000 का जो नोट है जो उसको कहते हैं कि जो ये पिछले लास्ट 2 ईयर से ये प्रिंट नहीं हुआ है, तो एक तरीके से जो क्वांटम जो हाईएस्ट एक तरीके का डोमिनेशन का जो करेंसी नोट है ये कम हो गया है, ऐसा लोकसभा को बताया गया सोमवार को। और ये रिटर्न रिप्लाई में कहा मिनिस्टर फॉर स्टेट ऑफ फाइनेंस ने, अनुराग सिंह ठाकुर ने ये कहा। उन्होंने ये भी कहा कि 3,362 मिलियन करेंसी नोट्स ऑफ ये 2000 के जो डोमिनेशन के हैं इतने हैं, और ये जो सर्कुलेशन में है ये 30 मार्च 2018, जो कि इसको प्रतिशत में भी इन्होंने बताया कि 3.27% है, और ये जो है आपका 37.26% जो है करेंसी का है, ये ट्रेड में है, और ये इसका जो वॉल्यूम है 3.27% है। तो अगर उसको फरवरी 26 की अगर हम बात करें 2021 में, तो 2499 मिलियन एक तरीके से पीसेस हैं 2000 नोट के। और इसमें जो इसकी जो बात की गई थी वो ये कहा गया था कि सर्कुलेशन में है तो इसमें थोड़ा जो कि आपका ये घट जाएगा तो 2.01 आ जाएगा, और जो उसका 17.78 में फिर से आपको बताता हूँ इसे कि इसमें जो बेसिकली जो कहा गया है, जो रिटर्न रिप्लाई में लोकसभा को कहा गया है मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ फाइनेंस अनुराग सिंह ठाकुर ने, उनका ये मानना, उनका ये कहना है रिटर्न रिप्लाई में कि जो इसके जो करेंसी नोट्स जो थे ये 3,362 थे 30 मार्च 2018 को, और ये 26 फरवरी 2021 को आपके घट करके 2,499 मिलियन पीसेज इस वक्त हैं 2000 के, ये सर्कुलेशन में है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये 3.27% जो है ये करेंसी जो है टोटल करेंसी इस वक्त है उसका 3.27% है, जो अब घट करके 26 फरवरी को घट करके ये 2.01 हो गई है, यानी 3.27 से घट करके 2.01 हो गई है। और इसके साथ साथ जो ये वॉल्यूम ऑफ ट्रेड है इसमें आपका 37.26 था आपका 30 मार्च 2018 को, जो कि अब घट करके आपका हो गया है 17.78। तो ये बैंक नोट्स थे, तो वॉल्यूम्स और वैल्यू ये आपको फर्क बारीक समझ में आना चाहिए। इसके बाद एग्जाम्स परस्पेक्टिव से खास करके इकोनॉमिक क्वेश्चंस के लिए, इसके बाद जो है ये इंपॉर्टेंट न्यूज थी सीटीएस की, यानी कि चेक ट्रांजैक्शन जो सिस्टम है ये आरबीआई ने कहा है इसका कि जो इसमें चेक क्लियरिंग है ये सभी ब्रांचेस के अंदर होनी चाहिए। तो जो चेक्स होंगे ये प्रेजेंट है और क्लियर्ड इन एनी बैंक ब्रांचेस, इसको ऐसा कहा गया है 30 सितंबर तक। आरबीआई का बिल्कुल कहना है, उन्होंने बैंकों से कहा है आरबीआई ने कि इसको जो है कि अपनी एक्सटेंड करें इमेज बेस्ड चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम को, यानी कि सीटीएस। मैं फिर से बताता हूं, इमेज बेस्ड चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम को TRUNCATION, इसको सीटीएस यानी कि सीटीएस को ये एक तरीके से इसको एक्सटेंड करें सभी बैंकों का, आरबीआई का साफ कहना है। तो भी पूछा जा सकता है कि आरबीआई ने बैंकों को किस सिलसिले में कहा था, उसमें सीटीएस आपको एसटीसी ऐसे करके दे दिया जाएगा, तो सीटीएस विल बी योर राइट आंसर। इसके बाद जो सवाल निकल करके आता है वो आता है आपका ईपीएफओ। ईपीएफओ जो है इसने जो है 7.1 मिलियन, 1 मिलियन आपका 10 लाख, 7.1 मिलियन अकाउंट्स जो हैं इन्होंने बंद किए हैं अप्रैल से दिसंबर तक 2020 में। तो ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसने इतने सारे अकाउंट्स बंद किए हैं, तो ईपीएफओ आपका सही आंसर होगा। और जो पीरियड दिया जा रहा है, जो पीरियड बताया जा रहा है वो अप्रैल से दिसंबर के बीच में। तो रिटायरमेंट फंड बॉडी जो है एक तरीके से इसको कहा जाता है ईपीएफओ जो है आपका, इसने 7.10 मिलियन एम्प्लॉयज का जो प्रोविडेंट फंड अकाउंट है जो अप्रैल से दिसंबर तक, जो पोस्ट पेंडेमिक की बात है, तो जो ये एक तरीके से हायर था, ये आपका 6.66 मिलियन था सेम पीरियड में 1 साल पहले, ऐसा ये पार्लियामेंट को लिखित रूप से बताया गया है। इसके बाद जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एक तरीके से रिलीज किया है पूरा 1.1 ट्रिलियन का एस्टिमेट जो है कि जीएसटी का जो शॉर्टफॉल है स्टेट्स को उन्होंने दिया है। तो फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से ये कहा गया है कि उन्होंने पूरा रिलीज कर दिया है 1,10,000 करोड़ का जो एस्टिमेट था आपका जीएसटी का कंपनसेशन, जो शॉर्टफॉल था राज्यों का जो बकाया था, उसके बाद जो रिलीज कर दिया गया है फाइनल वीकली इंस्टॉलमेंट जो थी आपकी 4,104 करोड़ की थी। और इस ये जो रिलीज थी आपकी 20th इंस्टॉलमेंट थी, तो 100% ऑफ टोटल एस्टिमेटेड जीएसटी कंपनसेशन शॉर्टफॉल जो है 1.10 ट्रिलियन का इस फाइनेंशियल ईयर 21 के लिए जो है कि रिलीज कर दिया गया है स्टेट्स को, और इसमें खास बात है यूनियन टेरिटरीज को भी। तो ये आपको याद रखना चाहिए। तो रकम क्या थी आपकी फाइनल वाली, 1.1 ट्रिलियन का जो एस्टिमेटेड था फाइनेंशियल ईयर 21 के लिए, और ये 20वीं ऐसी इंस्टॉलमेंट थी, तो 100% जो है वो दे दिया गया है। और फाइनल वीकली जो इंस्टॉलमेंट थी आपकी 4,104 करोड़ की
रिलीज कर दी है, ऐसा फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से कहा गया है। इसके बाद जो निकल करके आती है बात, जो मैं उसको काफी हल्कों में, इसको काफी वक्त से भी हम कह रहे हैं, सभी कह रहे हैं इसमें, बल्कि पेट्रोलियम मिनिस्टर का भी ये कहना है, धर्मेंद्र प्रधान का, तो उन्होंने कहा है कि अभी ऐसा, उन्होंने कहना है, फाइनेंस मिनिस्टर का कहना है इनफैक्ट ये, तो इसको ही लेके एक विरोधाभास था, उसको हमने जब फ्यूल वाले जो प्राइसेस थे उन्होंने इस पर जिक्र किया था, तो उसमें क्या है कि अभी ऐसा कोई प्लान नहीं है ताकि जो जो फ्यूल्स हैं उनको जीएसटी के अंदर लिया। जेट फ्यूल्स को लाने की बात कर रहे थे हमने कल के जो करंट अफेयर्स हमने उस पर भी बात की थी, किस तरीके से उसे एविएशन को फायदा होगा, लेकिन यहाँ पर जो है कि जो फ्यूल को जीएसटी में लाने का अभी कोई प्लान नहीं है, ऐसा फाइनेंस मिनिस्टर का स्पष्ट तौर से कहना है। जबकि और ये बैकड्रॉप जो इसका बनेगा, जिस तरीके से फ्यूल प्राइसेस राइज कर रहे हैं, अगर ये जीएसटी में आ जाता है तो इससे उपभोक्ताओं को भी, कस्टमर कंज्यूमर को भी और इकोनॉमी को इससे काफी बल मिलेगा, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई योजना नहीं है। तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण का, उन्होंने पार्लियामेंट में कहा कि ऐसा कोई प्रपोजल नहीं है अभी कि जिससे कि पेट्रोल, डीजल और 3 अदर फ्यूल्स जो हैं जिनको जीएसटी के अंदर लिया जाए। और जीएसटी काउंसिल में जो स्टेट्स जो हैं जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन्होंने ऐसी कोई रिकमेंडेशन नहीं दी है। तो इसका टेक्निकल आधार क्या बनेगा कि जीएसटी काउंसिल के अंदर कोई टेक्निकल, जब आप आंसर्स लिखें तो इस लाइन को अगर आप जोड़ देंगे तो आपके आंसर्स की वैल्यू थोड़ी सी और बेहतर हो जाएगी। तो इसका ऐसा कोई प्रपोजल नहीं है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है किसको इसमें इसको किया जाए। जबकि चीफ मिनिस्टर जो है आप सुनेंगे, खासतौर से अपोजिशन पार्टी से कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर दिल्ली के, इन्होंने कहा है, अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि इसको ले आया जाए, लेकिन बहरहाल ऐसा कोई प्रपोजल नहीं है, ऐसा वित्त मंत्री का कहना है। तो इसके बाद जो आती है कि उन्होंने लोकसभा के अंदर ये बताया कि एक तरीके से जो ये जीएसटी के अंदर मींस कि अगर इससे कोई जो टैक्स होगा, ये सप्लाई जो जीएसटी के अंदर अगर ये आ जाता है तो इसमें जो कोई और टैक्स नहीं है, जबकि जो सप्लाई ऑफ एल्कोहल, लिक्वर, ह्यूमन कंजम्पशन, तो ये जितनी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में था ये एक्सक्लूड नहीं हो रहा है अभी प्रीव्यू के अंदर, यानी कि अभी इसमें आप कोई उम्मीद ना करें राहत की कि जीएसटी के अंदर आने से उसको काफी राहत मिल जाती, लेकिन बहरहाल ऐसा भी नहीं है। और इसमें एक चीज और है कि जो स्टेट के जो रेवेन्यू, जैसे मैं लिक्वर की बात कर रहा था, तो उनके पास स्टैम्प ड्यूटी, लिक्वर और ये पेट्रोल ही एक रह जाता है, बाकी जो उनके जो स्टेट के अपने रेवेन्यूज हैं उस पर भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हैं, उस पर भी हम अलग से बात करेंगे कभी फाइनेंस कमीशन की, जब हम उस पर डिस्कस करेंगे। लेकिन बहरहाल इसको हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। तो एक तरीके से जो फाइनेंस मिनिस्टर ने लोकसभा, राज्यसभा के अंदर जो है ये एक तरीके से बिल टेबल किया है, जिसने कि 74% एफडीआई जो है इंश्योरेंस के अंदर इसको मंजूर कर लिया, जबकि बीजेपी इसका विरोध करती रही है, लेकिन बहरहाल ये राज्यसभा के अंदर पेश हुआ है और इसको जो है कि निर्मला सीतारमण ने किया है। और इस बिल को इंट्रोड्यूस करते हुए, और इसकी वजह से जो अमेंडमेंट होगी इंश्योरेंस एक्ट के अंदर, जिससे कि रास्ता बिल्कुल खुल जाएगा 74% एफडीआई के लिए इंश्योरेंस एक्ट। ये बहुत क्रिटिकल सेक्टर है, इसका विरोध बहुत होता रहा है, लेकिन बहरहाल अब ये टेबल हो गया है और जिस तरीके का नंबर है सरकार के पास, तो इसको पास होने में कोई ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। तो इन्होंने एक तरीके से यूनियन कैबिनेट ने इसको पहले ही अपनी मंजूरी दे दी थी अमेंडमेंट्स के लिए, तो इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल के लिए पहले कैबिनेट की मंजूरी मिल गई, तो इसको जो कहा जा रहा है इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल 2021 का। तो निर्मला सीतारमण जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वित्त मंत्री हैं, इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया है, बिल फॉर अमेंडमेंट्स ऑफ इंश्योरेंस एक्ट 1938। तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि कौन सा उसमें आया है, तो आपको साल चेंज कर दिया जाएगा, 47, 54 ऐसा कुछ दे दिया जाएगा। तो बिल फॉर, आप जो इंट्रोडक्शन जो बिल है, ये टेक्निकल है थोड़ा और ये पूछा भी जा सकता है। तो बिल फॉर अमेंडमेंट्स इन द इंश्योरेंस एक्ट, हम आगे चलते हैं स्लाइड्स में ना। तो इसमें जो होगा आपका आपका ये आ जाएगा आपका अमेंडमेंट्स इन द इंश्योरेंस एक्ट 1938। इसके बाद जो करंटली जो अगर हम इसमें बात करें तो इसको हम अगले स्लाइड देख लेते हैं। इसके बाद ये है वो जो सारी हम बातें कर रहे हैं। इसके बाद जो एक तरीके से जो करंटली जो है, जो अभी मौजूदा स्थिति जो है, वो एफडीआई की जो परमिसिबल लिमिट है वो लाइफ एंड जनरल इंश्योरेंस में जो है 49% है। ओनरशिप और मैनेजमेंट कंट्रोल जो है वो किसी हिंदुस्तानी या इंडियन के पास रहेगा। लेकिन जो 74% की जो बात हो गई है, पास हो जाएगा, उस पर हम फिर से बात करेंगे। इसके बाद जो अगली खबर है जो इंपॉर्टेंट है, काफी महत्वपूर्ण है, वो ये है कि जो ट्रेड डेफिसिट है ये नैरो हो गया है, कम हो गया है, ये $12 बिलियन का फेब्रवरी के अंदर अंदर। तो इससे क्या पता चलता है कि एक तो हमारे जो ग्रोथ इन एक्सपोर्ट्स हुई है फेब्रवरी में, तो एक तरीके से जो ग्रोथ इन एक्सपोर्ट्स थी वो डिक्लाइन कर गई है, लेकिन बहुत कम कर रही है, तो 0.67% की है। लेकिन जनवरी में जो ये डिक्लाइन था ये 6.16% का था। और इसमें जो होगा एक्सटर्नल डिमांड जो थी उसमें कोविड की वजह से, इसमें जो एक्सपोर्ट्स जो है, मैं आपको मौजूदा स्थिति बता रहा हूँ, एक्सपोर्ट्स जो है फेब्रवरी के अंदर हमारे $27.93 बिलियन के रहे हैं, और इम्पोर्ट्स जो है हमारे ये 6.96%, यानी लगभग 7%
5% जो है ये बढ़ गए हैं। तो इसमें जो इंपोर्ट्स जो है हमने किया है फरवरी के अंदर $40.54 बिलियन का किया है। और ये डेटा जो है अगेन ये मोकी का डेटा है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का है ये डेटा। तो उन्होंने ये कहा है, तो जो ट्रेड डेफिसिट का है बिटवीन इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट का, निर्यात और आयात के बीच का जो फर्क है उसको जो है इन्होंने थोड़ा कम किया है, 12.1% किया है। जबकि यही जो फिगर थी ये आपकी $14 बिलियन की थी जनवरी के अंदर। तो आपको ये याद रखना चाहिए। तो इसमें एक आंकड़ा ये भी आता है कि हम कितना ट्रेड करते हैं, किस महीने में करते हैं, किस मद में करते हैं। तो ये इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो एक चीज निकल करके आती है कि ऑयल का जो डेफिशिएट है वो थोड़ा सा ईज किया है। तो जो नॉन ऑयल का मर्केंडाइज जो है आपका ट्रेड डेफिशिएट जो है ये थोड़ा सा बढ़ गया है। तो ये कंसिडरेबली बढ़ा है, $6.4 बिलियन के करीब हुआ है फरवरी 2021 में। जबकि जो है एक महीना पहले ये $2.6 बिलियन के करीब था। तो आप ये देखें तो इसमें जो है कि 80% से ज़्यादा जो है एक तरीके से जो अकाउंट है वो जिस तरीके से गोल्ड का इंपोर्ट हुआ है, जो यूनियन बजट जब आया था उसमें ऐसा, इसकी वजह से जब एक तरीके से गोल्ड का इंपोर्ट ने, तो इस तरीके से हमारा जो इंपोर्ट है इन वजहों से बढ़ा। एक तो फ्यूल का उसमें आएगा, गोल्ड का इंपोर्ट्स आएगा, तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद जो महत्वपूर्ण बात निकल करके आती है वो ये आती है कि जो बैंकों की जो स्ट्राइक है, जिसमें मैंने 2 बड़े बड़े लेक्चर इसमें बनाए थे, आप प्लीज़ देखिएगा। उसमें जो 4 बैंक होंगे उसको आंकड़ों के साथ हमने कहा था कितने एम्प्लॉयज़ हैं, क्या है, तो बहरहाल उसका एनपीएस कितना है, किस तरीके से बढ़ा, उस तमाम बातें की थी। लेकिन अब जो बात निकल के आई है कि जिस तरीके से बैंकों से कारोबार को एक तरीके से ठप ही हो गया था 2 दिन के लिए। तो जो बैंकों का जो प्रोटेस्ट था वो जो था, ये 2 दिन का जो नेशन वाइड बैंक इन्होंने कॉल किया था कि प्राइवेटाइजेशन पब्लिक सेक्टर बैंक्स का ना किया जाए। और इनका ये कहना भी था कि जिस तरीके से सरकार की जो योजना, और ये वित्त मंत्री ने भी कहा था कि जो सरकारी योजनाएं हैं इनको बैंक्स जो हैं आगे जनता तक ले जाएं, जनता तक पहुंचाएं, उनको सुगम बनाएं। और इसमें पब्लिक सेक्टर बैंक्स की जो भूमिका थी वो अहम रही थी। इन्होंने ऐसा जनधन खातों की बात कर लें या गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं उनको आधार तक ले जाने के लिए, उनको जमीनी स्तर तक पहुंचाने के लिए बैंकों की एक अपनी भूमिका रही है और सक्रिय भूमिका रही है। लेकिन बहरहाल ये एक तरीके से प्राइवेटाइजेशन तो होना ही है। तो बहरहाल जो पहले 27 से 12 बैंक हुए हैं, 12 से अगले साल तक आप आएंगे तो 8 हो जाएंगे, और ये 3-4 बड़े बैंक रह जाएंगे सरकारी, लेकिन बाकी सब प्राइवेट सेक्टर में जाने वाला है। इसके बाद ये विजन ऑफ न्यू इंडिया भी है। तो इसके बाद जो इन्होंने एक चीज इंपॉर्टेंट निकल करके आई है कि जो ये विनिवेश होगा, जो डाइवेस्टमेंट डिसइन्वेस्टमेंट की जो बात की जा रही है, इससे जो जॉब लॉसेज होंगे, सरकार ने कहा है कि हम उनका ख्याल रखेंगे। सरकार ने ये सोमवार को कहा है कि जो जॉब लॉसेज होंगे, जो उनके जो होंगी, जिस तरीके से जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर कंपनी से, तो जो स्ट्रेटेजिक सेक्टर के अंदर होंगे, तो इन्होंने जो 4 सेक्टर्स बताए थे, जिसमें जो है ये अनुराग ठाकुर की भी इसमें बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा था कि इसमें जो 4 सेक्टर्स हैं, जिसमें एटॉमिक एनर्जी, स्पेस एंड डिफेंस को भी आज ही रिपोर्ट आई थी कि उन्होंने कहा था कि हम इसको निजी सेक्टर में जो पुराना डेटा वेटा है वो सब उनको दिया जाएगा। तो स्पेस एंड डिफेंस, और इसमें ट्रांसपोर्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन, जिसमें आपका पावर, पेट्रोलियम, कोल और अदर मिनरल्स, बैंकिंग, आपका इसमें इंश्योरेंस आ जाएगा, इसमें फाइनेंशियल सर्विस आ जाएंगी, ये सब इन्होंने स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स के तहत कहा। मैं फिर से बता देता हूँ आपको। तो पहले तो 4 स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स हैं, एटॉमिक एनर्जी, स्पेस एंड डिफेंस, फिर ट्रांसपोर्ट और फिर टेलीकम्युनिकेशन। यानी पहला आपका एटॉमिक एनर्जी, दूसरा आपका स्पेस एंड डिफेंस, तीसरा आपका ट्रांसपोर्ट, चौथा आपका टेलीकम्युनिकेशन। तो ये 4 आपके जो है कि 4 सेक्टर से इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो है आपका पावर, पेट्रोलियम, कोल और अदर मिनरल्स, उसमें बैंकिंग, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल सर्विस, ये सभी जो है इनको स्ट्रेटेजिक सेक्टर के अंदर सरकार ने इसको कैटेगराइज किया है। तो इसमें जो होगा, जो नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स होंगे, जिसमें जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज होंगे, उनका जो प्राइवेटाइजेशन होगा, निजीकरण होगा, या उसको स्ट्रेटेजिक सेल, ऐसा सरकार का मानना है, जो उसको स्ट्रेटेजिक सेल के तौर पे देखा जाएगा। तो सेल परचेज एग्रीमेंट जो होगा उसमें जो एंटर करेंगी, तो इसमें जो जिन लोगों की जॉब्स जाएगी, जो फैसिलिटीज के ऊपर जो थोड़ा सा एक आघात होगा, तो अनुराग ठाकुर का ऐसा कहना है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस का, कि उन्होंने पर्सनली बिलीव करते हैं कि जो ये पॉलिसी होगी वो क्लियरली स्टेट करेगी कि जो ये विनिवेश होगा, जो डिसइन्वेस्टमेंट होगा, वो आपका इन्वेस्टमेंट लेके आएगा, टेक्नोलॉजी लेके आएगा और इन्फ्यूजन लेके आएगा, और इसके साथ साथ जॉब अपॉर्चुनिटीज लेके आएगा। लेकिन हम सभी जानते हैं कि ये जितना सिंपल इसको कहा जा रहा है उतना ये होने वाला नहीं है। तो इसके बाद जो बात निकल करके आती है वो ये आती है कि जो यूएस, एक तरीके से इसने कहा है कि जो सऊदी अरेबिया है ये इंडिया का 2nd बिगेस्ट ऑयल सप्लायर है। तो यूनाइटेड
स्टेट्स को से आगे निकल गया सऊदी अरेबिया। तो इंडिया का सेकंड बिगेस्ट ऑयल सप्लायर है, लास्ट मंथ में हमने देखा। तो इसमें जो रिफाइनरी जो है कि इससे एक तरीके से जो यूएस का चीपर क्रूड का था उसका रिकॉर्ड लेवल था, ओपेक प्लस जो सप्लाई कट्स हुए थे, डेटा इस पर हमने डिटेल से बात की है। तो इसके बाद जो इंडिया के जो इम्पोर्ट्स थे वो जो यूनाइटेड स्टेट्स से वर्ल्ड का जो टॉप प्रोड्यूसर है, कनाडा भी इसमें आता है, तो उसमें जो था कि 48% राइज कर गया था। रिकॉर्ड जो था 5,45,300 बैरल पर डे, बीपीडी कहते हैं इससे, 5,45,300 बैरल्स पर डे फरवरी में आ रहे थे, और इसके प्रायर मंथ में। तो अकाउंटिंग अगर इसको सब देखें तो हिंदुस्तान का जो था ये 14% जो था इंडिया की ओवरऑल इंपोर्ट्स थी पिछले महीने फरवरी के अंदर। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंसर्न एरिया है। इसके साथ साथ जो बात निकल करके आती है, अब हमने जो शुरुआत से कहा था कि पॉल क्रुगमैन की हम इस पर बात करेंगे, तो इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो एक तरीके से वरी के इन्होंने वर्ड यूज किया था कि वो एक चिंताजनक हालत में है। और इसमें मैं बैंकों से बताता चलूँ, रघुराम राजन ने भी कहा था कि सारा कुछ प्राइवेटाइज कर देना बैंकों का खास करके वो इतना हेल्दी नहीं होगा, लेकिन उनके जो पहले के वक्तव्य रहे थे वो इससे थोड़े से डिफरेंट थे। उस वक्त वो कह रहे थे कि इनका बैंकों का होना चाहिए, और ये नायक कमेटी की रिकमेंडेशन है, बहरहाल फॉर ऑफ द रिकॉर्ड बता रहा हूँ मैं आपको। उसके बाद बिमल जलान की कमेटी की रिपोर्ट है, वो हम करेंगे डिस्कस किसी और दिन। इसके बाद जो क्रुगमैन की अगर हम बात करें, पॉल क्रुगमैन बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी में इन्होंने बहुत काम किया है, नोबेल प्राइज विनर है ये। इसके बाद जो है अगर इन्होंने कहा है कि जो स्किल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज हैं, तो जिस तरीके के जो बहुत ज़्यादा एक तरीके से जीडीपी के लिए जो एक्सपोर्ट्स को जनरेट कर सकती हैं, उसमें जो है लेकिन इंडिया के लिए जो है वो इनफ जॉब्स नहीं क्रिएट कर पा रही हैं। तो जिससे कि आपका स्किल इंटेंसिव, यानी कि एक तो इसमें दिक्कतें हैं, हमारा एजुकेशन लेवल का भी एक इसमें है कि हम स्किल इंटेंसिव नहीं करवा रहे हैं। दूसरा फिर फैक्ट्रीज में जाने में जो पसीना बहाने के लिए जो एक मेहनत चाहिए, जो एक बिल चाहिए, वो भी कम देखी जा रही है, सर्विसेज सेक्टर की तरफ ज़्यादा भाग रहा है यूथ। तो इसके बाद जो स्किल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज हैं और जो सर्विसेज हैं, इसको लेकर के उन्होंने एक फिक्र जताई है, एक चिंता जताई है। तो इन्होंने ये कहा है कि इंडिया के जो इकोनॉमिक जो रिकवरी का जो प्रोफाइल है, जो इसका पाथ है, उसको लेकर के ये एक बहुत बड़ा एरिया ऑफ कंसर्न है। तो इसमें जो होगा, अगर हम सेल्फ इंटेंसिव इंडस्ट्रीज को डेवलप करने की दिशा में काम करते हैं, स्किल इंटेंसिव सर्विसेज की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, तो कुछ रास्ता निकल सकता है। तो अगर ये जो क्वेश्चंस थी, ये इसका जो जवाब था, ये फॉर्मर जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अरविंद सुब्रमण्यम थे, इनके एक सवाल के जवाब में पॉल क्रुगमैन का ये कहना था कि अब चाहे कि इंडिया में हायर कैपिटल टेक्नोलॉजी जो एक्चुअली जो है इंक्रीज कर रही है इंडस्ट्री की कॉस्ट, और जिससे कि पॉवर्टी लेवल और एम्प्लॉयमेंट इस कंट्रीज में बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से, ये सवाल था उनका अरविंद सुब्रमण्यम का। तो इसको कहते हैं कि उन्होंने जिस तरीके से ये कॉस्ट बढ़ रही है इंडिया और बांग्लादेश के अंदर, तो उसके जवाब में इन्होंने कहा था कि जो इंडिया का जो पाथ है वो थोड़ा सा मुश्किलों भरा है। इसके बाद जो इवेंट था, मैं आपको बताता चलूँ, तो इवेंट का नाम था इज लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्टिंग, मैं फिर से बोलता हूँ, इज लेबर इंसेंटिव एक्सपोर्टिंग स्टिल अ फीजिबल डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी। इसके इस टाइटल के अंदर क्रुगमैन का ये ऑब्जर्वेशन था। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर इनिशियल वेव ऑफ एक्सपोर्ट देखें, और ये ट्रेड के बहुत बड़े नोबेल प्राइज मिला हुआ इन्हें, और इनको पढ़ना चाहिए, इसको आपको बहुत कुछ, इनकी टेक्स्ट बुक्स इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की पूरी दुनिया में वर्ल्ड सेलिंग है। तो सैमुअल्सन के साथ जो है उनके पास जो इकोनॉमिक्स है, उसके बाद इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, पॉल क्रुगमैन की बुक बहुत हैवी है, बहुत अच्छी और बहुत पतली बुक है, उसको जरूर पढ़ना चाहिए। तो इसमें जो इन्होंने कहा था कि जिस तरीके से साउथ कोरिया और ताइवान के अंदर जिस तरीके से इक्वलाइज कर रहे हैं ये डेवलपमेंट को, तो उस तरीके का वो हमने ऐसा हिंदुस्तान में नहीं देखा है। चाइना के अंदर भी जो हो ये बात हुई थी कि इन्होंने कहा था कि वो बहुत ज़्यादा लेबर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसके जो राइजिंग इनइक्वालिटी चाइना के अंदर भी आई। तो ये एक तरीके से एक्सप्लेन कर रहे थे कि चाइना की ग्रोथ किस तरह से हुई है, साउथ कोरिया और जापान ताइवान की ग्रोथ किस तरीके से हुई है, इंडिया और बांग्लादेश में क्या रहा है। तो ये जो था इनका इनइक्वालिटी को लेके, इसके साथ साथ इन्होंने ये कहा है कि जिस तरीके से यूएस के अंदर भी जो एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल कैपेसिटी है, वो आने वाले वक्त में और ज़्यादा वहाँ पे, जो इसको रॉबर्ट राइच ने भी इसको कहा था, स्टिग्लिच ने भी कहा है, जोसेफ स्टिग्लिच ने, कि जो इनइक्वालिटी है वो बहुत बड़ा कंसर्न होने वाला है, हो चुका है ऑलरेडी, लेकिन अब ये है कि इसके भी, और अगर आप उसको थोड़ा सा कि इसको आप उसमें अगर आप देखें इसको क्लियर पर्सपेक्टिव में, तो ये बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। और इसमें जो एक तरीके से आप मार्टिन वुल्फ की बात करें, और उन्होंने काफ़ी लोगों ने, काफ़ी इकोनॉमिस्ट में गिना सकता हूँ, लेकिन बहरहाल जो है कैपिटल की बात करें, थॉमस पिकेटी की इस पर बात कर लें, लेकिन बहरहाल अगर हम इसी चीज़ को क्रुगमैन पे हम करें, तो इन्होंने चाइना पे कहा है कि चाइना लेकिन अभी भी एक हायर लेवल पे है। तो क्योंकि चाइना जो है वो परस्यू कर रहा है अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी को जो डिज़ाइन की गई है, इसको हम आगे ले लेते हैं थोड़ा सा,
तो जो इन्होंने डिज़ाइन की गई हैं, तो इसको एक तरीके से इन्होंने कहा है कि जो इंडिया उस तरीके से काम नहीं कर रहा है और इंडिया को जो है इस पे बहुत ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है। इनको डिज़ाइन करना पड़ेगा लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स के अंदर। तो जो एबिलिटी है और जिस तरीके से हमारे जो लेबर लॉज आए हैं, ये उसके समकक्ष में भी एक रिफ्लेक्शन हो सकता है। तो इसको जो कहते हैं कि जो एबिलिटी वाइज जो है वाइज चॉइसेस नहीं है, जिससे कि अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो बंद की जा रही हैं इनडायरेक्टली, जिसको कह सकते हैं। तो इन्होंने ये भी कहा है कि इंडिया जो है ये इनकी बेहद चाहत है, आत्मनिर्भर भारत की बात इसमें की जा रही है। तो डेलिबरेटली पॉलिसी होनी चाहिए फॉस्टरिंग इंडस्ट्रीज के लिए, लेकिन चाइनीज ऐसा करते दिख रहे हैं, हिंदुस्तान ऐसा करते नहीं दिख रहा है। तो क्रुगमैन का ऐसा मानना है। तो क्रुगमैन ने ये भी कहा है इसके आगे कि जो चाइना है, उन्होंने एक तरीके से लो वेज कंट्री के तौर पे इन्होंने भूमिका निभाई अपनी, उसको इन्होंने ओपन किया दुनिया के लिए, ओपन अप हुए वर्ल्ड के लिए, जिससे क्या हुआ कि चाइना जो है लॉट ऑफ एक्सपोर्ट, एक तरीके से एक्सपोर्टिंग जायंट हो गया, वो सब कुछ बनाने लगा और उसकी पूरी दुनिया में उसकी मांग बढ़ी और चीपेस्ट प्राइसेस पे बनाने लगा। तो चाइना का चाइना जो एक रहा है, जो उभार रहा है, उसको भी एक्सप्लेन कर रहे थे। चाइना जो मैन्युफैक्चरिंग जायंट बन गया था, तो उसमें जो एक कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ सप्लायर्स की इसमें बात है, उसमें स्पेशलाइज्ड सर्विसेज की बात है, तो इसमें लॉजिस्टिक्स की बात होगी। तो इसको देख करके आप ये देखें कि जो अर्बन इकोनॉमिक्स और नेशनल इकोनॉमिक्स की तरफ जो ड्राइव है, वो किस कीमत पर आ रही है, लेबर इंटेंसिव, तो इन सारी तमाम बातों का वो व्याख्यान था, बहुत इंटरेस्टिंग था। इसके बाद जो है कि जो ये निकल करके आए थे कि चाइना जो है वो इंडस्ट्रियल इकोलॉजी की तरफ, जिस तरीके से इन्होंने एक तरीके से, जिस तरीके से आप चाइना में देखेंगे कि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ा, जिस तरीके से उन्होंने पूरे पूरे पहाड़ हटा दिए, जिस तरीके से उन्होंने आर्टिफिशियल आइलैंड, जिस तरीके से उन्होंने एग्रीकल्चर के अंदर रिफॉर्म्स लेके आए, तो उसके जो है इकोलॉजी को लेकर के भी चाइना का रिकॉर्ड, कार्बन का जो इमिशन है उसको लेकर के भी चाइना का रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है। लेकिन बहरहाल जो सॉल्यूशन निकालने की बात है, तो इस पर एक बहुत व्यापक सोच के साथ इस पर आगे जाना होगा, ऐसा क्रुगमैन का मानना रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें, बिल्कुल लास्ट खबर है, इसके बाद जो है बैंक ऑफ बड़ौदा ने जो है अपना रेपो लिंक रेट जो है ये 10 बेसिस पॉइंट से घटा दिया है। तो एक तरीके से पब्लिक सेक्टर लेंडर जो है बैंक ऑफ बड़ौदा, इन्होंने कट किया है अपना बेंचमार्क, जिसको कहा गया बड़ौदा रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट, यानी BRLLR। तो आपको पूछा जा सकता है किसने घटाया ये BRLLR, इसको कहेंगे बड़ौदा रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट, इन्होंने 10 बेसिस पॉइंट से घटा दिया है। तो ये अब हो गया है 6.75%, ये आज की तारीख में है। और इसको जो है कि इस तरीके से जो इंडिकेट हुआ है, ये बहुत कम रूम था इनके पास इंटरेस्ट का, इंटरेस्ट रेट इससे और नीचे जाएंगे तो उसमें और ज़्यादा दिक्कतें हो जाएंगी। तो जो रिटेल लोन्स थे, इसमें खास बात यह है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, कि जो रिटेल लोन्स थे, जो BRLLR यानी कि बड़ौदा रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट, इसके साथ जो आपका रिटेल लोन्स जो लिंक्ड थे एक्सटर्नल बेंचमार्क, और इसको कहा जाता है रेपो लिंक्ड रेट, तो इसके साथ जो था इसमें आपका रिटेल लोन्स के इसमें इक्वेशन आएगा। और इसके बाद जो रिवीजन होगा BRLLR का, तो होम लोन्स का जो रेट कट, होम लोन्स के जो रेट्स हैं ये स्टार्ट हो जाएंगे यहाँ पे 6.75% से, कार लोन का जो रेट होगा वो 7% से स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा बैंक ऑफ बड़ौदा का मानना रहा है। तो उस मुकाबले में आपसे ये इंटरव्यू क्वेश्चन हो सकता है इंपॉर्टेंट, और इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको कहा जा सकता है। चलिए हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। नमस्कार दोस्तों।